अस्सलाम वालेकुम। वादे के मुताबिक आज मैं कोविड-19 में प्लाज्मा थेरेपी के हवाले से बात करूंगा, जिसको कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी भी कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको चंद वो नुकात बताऊंगा जिनके बाद आप इसकी बेसिक्स समझ जाएंगे, और वो अफराद जो कि अपना प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं उनको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि उनको किन मराहल से गुज़रना होगा और उनकी एंटीबॉडी का क्या स्टेटस हो और उनकी अपनी सिम्टम्स का क्या स्टेटस होना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो ये कोई नया तरीका इलाज नहीं है, बल्कि काफ़ी पुराना कदीम किस्म का तरीका इलाज है, जो कि स्पेनिश फ्लू, इसके अलावा सार्स कोरोना वायरस टाइप 1 या मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम मर्स जिसको कहते हैं उसके दौरान, और H1N1 इन्फ्लुएंज़ा के बड़े बड़े एपिडेमिक्स या पेंडेमिक्स के दौरान इस्तेमाल किया गया था। तो अगर कोरोना वायरस या कोविड-19 के हवाले से या इस कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो वो तमाम मरीज़ जो इस बीमारी से सेहतियाब हो चुके हैं और उनको ऊपर 28 दिन हो चुके हैं, तो वो इस काबिल हैं, वो एलिजिबल हैं कि वो अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकें। लेकिन उसके लिए चंद एक शराइत हैं जिनका ज़िक्र आज की वीडियो में मैं आपसे करने वाला हूँ। बेसिकली एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि एक बंदा कोविड से मुकम्मल तौर पे सेहतियाब हो गया, ऊपर उसके 28 दिन हो गए, उसको कोई अलामात नहीं है इन पिछले 28 दिनों में, तो उसके अंदर इस कदर आईजीजी एंटीबॉडी या वो मुदाफ़ती एंटीबॉडी बन चुकी होगी जिसके बाद वो इस काबिल हो जाएगा कि वो दूसरों को बचाने के लिए अपना प्लाज्मा डोनेट कर पाए। तो वो बंदा जो अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहा होता है उसको प्लाज्मा डोनर कहते हैं, और वो बंदा या वो पेशेंट जिसको आपका प्लाज्मा लगेगा उसको हम रिसिपिएंट कहते हैं, यानी प्लाज्मा रिसिपिएंट। तो आइए इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। हमारा खून बुनियादी तौर पर दो हिस्सों या कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है, यानी ब्लड सेल्स और प्लाज्मा। प्लाज्मा दरअसल हमारे खून का लिक्विड पार्ट है, जबकि ब्लड सेल्स के अंदर आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स शामिल होते हैं। अगर किसी ब्लड सैंपल को सेंट्रीफ्यूज किया जाए तो वो इस तरह की दो लेयर्स में तकसीम हो जाता है। निचली सतह में खून के ज़र्रात, जबकि ऊपर वाली सतह या लेयर में प्लाज्मा जो कि पीले रंग का होता है अलहदा हो जाता है। इसी प्लाज्मा में पानी, नमकियात, एंटीबॉडीज और कुछ एंजाइम्स और प्रोटीन्स शामिल होते हैं। अब होता यह है कि एक यूनिक तरीके से डोनर के खून में मौजूद इस लिक्विड पार्ट यानी प्लाज्मा को खून के बाकी ज़र्रात से एक ख़ास मशीन के ज़रिए अलग कर दिया जाता है, जबकि खून के ज़र्रात यानी आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स को एक और ट्यूब के ज़रिए डोनर के खून में वापस लौटा दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दरअसल इस तरीके इलाज में सिर्फ प्लाज्मा का हुसूल ही बुनियादी उसूल या प्रिंसिपल है। खून का ये लिक्विड पार्ट या प्लाज्मा एंटीबॉडीज से भरपूर होता है, जो कि किसी कोविड के ऐसे मरीज को लगाया जाता है जो इंतहाई अलील हो और उसका अपना मुदाफ़ती निज़ाम इस वायरस को हैंडल करने में फेल हो रहा हो। इस तरीके इलाज में हम किसी डोनर की एंटीबॉडी से कोरोना के किसी सीरियस पेशेंट को जंप स्टार्ट करते हैं। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसा कि किसी गाड़ी की बैटरी डाउन हो जाए और उसे आप किसी दूसरी गाड़ी की बैटरी से कनेक्ट करके जंप स्टार्ट करते हैं। इस पूरे अमल को तकरीबन 1 घंटा यानी 60 मिनट से लेकर 75 मिनट तक लग सकते हैं। तो अगर आप अपना प्लाज्मा डोनेट करने जाते हैं तो आपसे एक वक्त में 400 से 600 मिलीलीटर तक प्लाज्मा लिया जा सकता है, जो कि 3 कोरोना के मरीजों के लिए काफ़ी होता है। अगर आप ब्लड प्लाज्मा अतिया करना चाहते हैं तो आपको एक तहरीरी इजाज़तनामा पर दस्तखत करना होंगे, जिसको कॉन्सेंट फॉर्म बोला जाता है। तो आइए अब ये देखते हैं कि वो कौन से लोग हैं जो कोविड-19 से सेहतियाब भी हो चुके हैं लेकिन अपना ब्लड प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते। इनमें वो लोग शामिल हैं जिनको पहले HIV एड्स हो चुका है या उनको वायरल हेपेटाइटिस हो चुका है।
ایسے لوگ بھی اپنا بلڈ پلازما نہیں ڈونیٹ کر سکتے جن کی دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز یا بہت زیادہ سلو رہتی ہو، ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر کم یا زیادہ رہتا ہو، اور ایسے لوگ جن کی آکسیجن سیچوریشن کووڈ-19 کے دوران یا اس کے بعد یعنی ٹھیک ہونے کے بعد 93 یا 93 سے کم ہو۔ ایسے لوگوں سے بھی بلڈ پلازما نہیں لیا جاتا جن کو کووڈ کے دوران شدید علامات لاحق ہوئی ہوں، جیسے کہ جن کو ریسپریٹری فیلئر یعنی پھیپھڑوں کے فیل ہو جانے کا خدشہ رہا ہو۔ اگر آپ کو ان بیان کیے گئے مسائل میں سے کوئی پرابلم نہیں ہے تو آپ اطمینان سے پلازما ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ جہاں تک IgG اینٹی باڈی کی مقدار کا تعلق ہے تو اس کا کٹ آف ویلیو سے کافی اوپر رہنا بہتر رہتا ہے، یعنی آپ کی IgG ویلیو کٹ آف ویلیو سے کافی اوپر ہو تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ آپ ایک اچھے پلازما ڈونر ثابت ہوں گے۔ البتہ یہ ایک ڈیبیٹیبل ایشو بھی ہے۔ عموماً وہ لوگ جن کی یہ ویلیو 20 یا اس سے زیادہ ہوتی ہے تو ان سے ڈونیشن لے لی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ IgG اینٹی باڈی کی مقدار وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے جسم میں بڑھتی رہتی ہے۔ صحتیابی کے بعد آپ جتنے دن اوپر گزاریں گے تو عموماً دیکھا گیا ہے کہ IgG اینٹی باڈی بڑھتی رہتی ہے۔ ہاں، البتہ ایسے پیشنٹ بھی دیکھنے میں آئے ہیں جو صحتیاب ہونے کے بعد بہت کم IgG بنا پاتے ہیں۔ ان سب باتوں کے علاوہ کبھی کبھار آپ کو وہ لوگ کچھ اور ٹیسٹ ریکمینڈ کر لیتے ہیں یا خود ہی کنڈکٹ کر لیتے ہیں تاکہ وہ مزید انویسٹیگیشن کر سکیں کہ کیا سب کچھ صحیح چل رہا ہے۔ پلازما عطیہ کرنے سے پہلے یہ کام کریں: پانی زیادہ پی کر جائیں، جانے سے 1-2 گھنٹے پہلے صحت مند کھانا کھا کر جائیں، زیادہ چربی والا مرغن کھانا کھا کر نہ جائیں، چائے پی کر نہ جائیں، ایکسرسائز یا مشقت کے کام کر کے نہ جائیں، اور رات کو نیند پوری کر کے جائیں۔ پلازما عطیہ کرنے کے بعد کی احتیاطیں: جب آپ پلازما عطیہ کر چکیں تو اس کے بعد پانی زیادہ پئیں، جوس بھی پی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگلے 2 گھنٹے میں ایک اچھا صحت مند کھانا کھائیں۔ اگلے 24 گھنٹوں تک شدید مشقت والے کاموں سے پرہیز کریں، اور اگلے آدھے گھنٹے تک سگریٹ نوشی سے پرہیز ضروری ہے۔ اور سب سے اہم بات کہ اپنے پلازما کا عطیہ اللہ کے راستے میں خیرات کی نیت سے کریں۔ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ آپ کا دیا ہوا پلازما کا ایک عطیہ 3 سے 4 جانیں بچا سکتا ہے۔ نہ جانے ایسا کرنے پر اللہ پاک آپ کے کون سے بگڑے کام غیب کے خزانوں سے پورے کر دے۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو کوئی کویسچن پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، دوسروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔